बच्चों, आज हम चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 4.1 दक्षिण के राजा और सरदार। तो हमने अब दक्षिण भारत की बात करनी है। तो दक्षिण में एक जगह थी तमिलकम। आज के टाइम में तमिलकम का मतलब ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के उसमें हिस्से आते हैं। तो ये तमिलकम जो जगह थी वहाँ पर चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ। तो ये सरदार कहते किसे हैं, सरदारी क्या होता है, वो आपने अब समझना है, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है सरदार के ऊपर। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। शक्तिशाली होता है वो, और उसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वंशानुगत का मतलब होता है जैसे कोई सरदार है, फिर उसका बेटा सरदार बनेगा, फिर उसका बेटा सरदार बनेगा। तो इसका पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। और उसके जो समर्थक थे वो उसके खानदान के लोग ही होते हैं। और सरदार के कार्यों में एक तो आता है कोई खास उसने अनुष्ठान करवाना है, या युद्ध के समय उसने नेतृत्व करना है, या कोई विवाद सुलझाने हैं। इस तरह के उसके काम सरदार के होते थे। और वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करता है। यहाँ पर फर्क आ जाता है। राजा जो है वो अपने अंडर जो लोग होते हैं उनसे कर लेता है, और ये जो सरदार है ये भेंट लेता है। अब भेंट और कर में क्या डिफरेंस होता है? कर तो एक फिक्स है, जो देना ही पड़ेगा उतना ही देना पड़ेगा, जबकि जो भेंट होती है वो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कम भी दे सकता है और ज़्यादा भी दे सकता है। और सरदार जो भेंट लेता था वो उनको अपने समर्थकों में वितरण मतलब बांट देता था। और सरदारी में उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जैसे कि मान लो उन्हें युद्ध के समय सेना की ज़रूरत है, तो उनके जो किसान या उनके यहाँ जो काम करने वाले होते थे वो ही सेना का काम कर देते थे। तो ऐसे उन्होंने अपनी कोई स्थायी सेना नहीं रखी हुई थी। तो ये है सरदार का मीनिंग। अब हमें इन राज्यों के बारे में, यानी ये जो सरदार हैं, इनके बारे में हमें किन से जानकारी मिली है? प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से। तो ये जो संगम ग्रंथ हैं ये तमिल भाषा में लिखे हुए हैं, और इन ग्रंथों में ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। यानी कि उसमें उन ग्रंथों में मतलब जो कविताएं हैं उनसे सरदारों के बारे में सारा पता चलता है। तो कई बार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि संगम ग्रंथ किसे कहते हैं, या संगम ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए, संगम ग्रंथ क्या है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ बेटा। 4.2 दैविक राजा। दैविक राजा का मतलब ये है कि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इतना महान बता रखा था कि उन्होंने अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ लिया था। तो उन राजाओं को दैविक राजा कहा गया कि जिन्होंने अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ा। अब जैसे इसमें फर्स्ट लाइन है, राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। यानी वो अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ लेते थे ताकि उनकी ऊंची स्थिति हो, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़े। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी कि जो कुषाण शासक थे उन्होंने उन्होंने अपने आप को दैविक राजा बताया था। इसमें जो है बेटा, अब एक तो लास्ट ये जो लाइन लिखी हुई है इसी फर्स्ट पैराग्राफ की, एक तो उनके सिक्के कुषाण शासकों के, उनसे भी पता चलता है कि वो अपने आप को दैविक राजा बताते थे, और एक जो मूर्तियां मिली हैं उनसे भी पता चलता है। सिक्के जो उन्होंने ऐसे बनाए थे जिसमें कि एक तरफ तो राजा का फेस होता था और उसी सिक्के के पिछली वाली तरफ वो देवता का लगा देते थे। अब इसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर
माट जगह जो है वहाँ पे जो एक देवस्थान है वहाँ पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। मतलब देवस्थान जैसे कोई मंदिर वगैरह है तो वहाँ पे कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ लगी हुई थी। ऐसी ही मूर्तियाँ अफगानिस्तान में भी एक जगह पर मिली हैं। तो कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि ये मूर्तियाँ इन्होंने इसलिए लगा रखी थी क्योंकि ये जो राजा थे ये अपने आप को देवतुल्य लोगों को दिखाना चाहते थे, यानी कि वो देवताओं के बराबर के हैं। अब कई कुषाण राजा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र भी लगा दिया था। संभवतः वो उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। चीनी शासक कुछ ऐसे रहे हैं जो कि अपने को स्वर्ग पुत्र कहते थे, तो इसी तरह से उन राजाओं ने अपने आप को देवपुत्र कहना शुरू कर दिया। अब बेटा अब नेक्स्ट आप पढ़ोगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में गुप्त साम्राज्य के बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी बुक में है। तो इसके आप ये वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। यानी कि गुप्त शासकों के बारे में जो साहित्य मिला उससे पता चला, उनके सिक्कों का अध्ययन करके, अभिलेखों को पढ़कर उन राजाओं के इतिहास के बारे में पता चला। साथ ही कवियों द्वारा, उस समय जो गुप्त शासक थे वो कवि भी रखते थे अपने दरबार में, और वो जो कवि थे वो अपने राजा यानी अपने स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ भी लिखा करते थे, यानी कि उनकी प्रशंसा में वो कवि लिखते थे। नेक्स्ट है उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। गुप्त राजाओं में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने गए समुद्रगुप्त, उन्होंने जो राजकवि किसको रखा हुआ था? हरिसेन को रखा हुआ था। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना उन्होंने किस भाषा में की थी? संस्कृत में की थी। अब कई बार आ जाता है कि हरिसेन कौन था, तो हरिसेन कौन था? हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और संस्कृत भाषा में की। इसके बाद बेटा आ जाओ ये 5वें टॉपिक पर, बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों में इसके जवाब नहीं मिलते हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि अभिलेखों में तो नहीं पता चलेगा ना कि राजा के प्रति प्रजा के क्या विचार हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। मतलब ये है कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती है, ऐसे तो कोई विवरण मिले नहीं। जो अभिलेख मिले हैं वो तो कोई प्रजा आम जनता तो नहीं लिखवाती थी, वो तो बड़े बड़े लोग ही लिखवाते थे, तो इसलिए उसमें भी राजा की तारीफें ही होती थी। तो इतिहासकारों ने फिर भी ये जानने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके, यानी कि ये जो जातक है या पंचतंत्र है, इनमें जो कहानियाँ होती थी उनको उन्होंने अध्ययन किया कि भाई ये जो कहानियाँ हैं ये समाज के ऊपर ही ली जाती हैं, जो समाज में चल रहा होता है। तो उन्होंने उन कहानियों की समीक्षा करके ये पता लगाने की कोशिश की कि जनता जो है उसमें राजा की छवि कैसी थी। अब जैसे उदाहरण दिया हुआ है गंधतिंदु का। गंधतिंदु जातक जो है वो एक कहानी है, और इस कहानी में ये बताया गया है कि एक जो कुटिल राजा होता है, यानी जो गंदा राजा है, अत्याचारी है,
उसकी जो प्रजा है वो उससे किस प्रकार दुखी रहती है, ये उस कहानी में बताया गया। अब वो प्रजा में चाहे वो वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, ग्रामीण बालक हैं और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है, मतलब सभी उससे दुखी हैं। और जब वो राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो ये जब जाता है जनता के बीच में तो एक एक करके सभी लोग उसके सामने राजा को भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं हमारे जितने भी दुख हैं उसके लिए राजा ही उत्तरदायी है। वो उसके सामने शिकायत करते हैं कि रात में तो हमें डकैत हम पे हमला करते हैं, हमें लूट कर ले जाते हैं, और दिन में क्या होता है, राजा के अधिकारी हमसे ज़बरदस्ती कर ले लेते हैं। तो ये उस कहानी में बताया गया। तो कई बार बेटा इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि गंध तेंदु जातक की जो कहानी है उसके आधार पर राजा और प्रजा के संबंधों के बारे में चर्चा करें। या कई बार ऐसे भी आ जाता है कि गंध तेंदु कहानी में प्रजा की किस व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो अब आपने ये कहानी में देखा कि इस कहानी में राजा से जनता दुखी है, जनता अपने सारे दुखों के लिए राजा को ही उत्तरदायी ठहराती है। जनता का ये विचार होते हैं कि राजा जो है हमें दिन में मतलब वो कर के लिए अधिकारियों को भेजता है जो ज़बरदस्ती हमसे कर वसूलते हैं, और रात में हमें डाकू लूट कर ले जाते हैं। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच में, खास तौर पे ग्रामीण प्रजा के बीच में जो संबंध थे वो तनावपूर्ण थे, क्योंकि राजा अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे और जिससे किसान जो है वो खास तौर पर त्रस्त रहते थे। तो यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो। अगर ये गंध तेंदु कहानी के ऊपर क्वेश्चन कोई आ जाता है तो ये जितना मैंने बोला है वो सारा अंडरलाइन करना है और वो सारा लिखना भी है। नेक्स्ट जो 5.2 है बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपज बढ़ाने के तरीके। ये आपके पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 ही है कि वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। तो ये उपज बढ़ाने के तरीके जो टॉपिक है इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वो अलग अलग भाषा में पूछा जाता है। तो मेन वही है कि उपज बढ़ाने के लिए किसानों ने क्या क्या तरीके ढूंढे थे। तो इसमें 5.2 में मेन जो आपने अंडरलाइन करना है वो ये है कि उपज बढ़ाने का पहला जो पॉइंट है कि लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से जुताई शुरू हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोहे के फाल वाले हल जो हैं वो शुरू हो गए थे जुताई करने के लिए। ये आपका बना पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बना कि गंगा की घाटी में धान की रोपाई होने लगी, धान की रोपाई से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका अगले पैराग्राफ में बनेगा कि कुछ पर्वतीय क्षेत्र जहाँ होते हैं, जहाँ पे ये हल से काम नहीं होता, तो वहाँ पे वो कुदाल का उपयोग करने लगे, क्योंकि कुदाल अधिक नुकीला होता है। तो वो पर्वतीय क्षेत्र में कुदालों का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका अगले पैराग्राफ में आ जाएगा कि कुओं से, तालाबों से, नहरों से जो है वो सिंचाई होने लगी। तो सिंचाई के कई साधन हो गए, तो इससे भी उपज जो है वो बढ़ी। तो ये आपने ये सारे पॉइंट्स इसके लर्न करने हैं कि उपज बढ़ाने के लिए एक तो लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल होने लगा, गंगा की घाटी में धान की रोपाई होने लगी, पर्वतीय क्षेत्र में कुदालों का प्रयोग होने लगा, और उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के कई साधनों का निर्माण हुआ। कुओं, तालाबों, नहरों से सिंचाई होने लगी। अब आपका बेटा 5.3 टॉपिक है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यानी कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं थी। विभिन्नताएं का मतलब वही होता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब एक जैसे नहीं है। तो जैसे इसकी पहली लाइन है कि यद्यपि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे।
यानी कि खेती की तकनीक नहीं हुई, उपज बढ़ी, तो इसका फ़ायदा सबको नहीं हो रहा था। ये नहीं थी कि सारे अमीर ही हो गए हैं अब इसमें, तो इसके लाभ समान नहीं थे। कहानियों में, विशेषकर बोध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों, बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि बताया गया है कि भूमिहीन किसान भी थे, मजदूर भी थे, छोटे किसान भी थे, बड़े बड़े जमींदार भी थे। यानी ये विभिन्नता ही तो हुई ग्रामीण समाज की, कि कोई छोटा किसान है, कोई मजदूर ही है बिल्कुल, कोई बड़ा बड़े जमींदार भी हैं, तो हर तरह के लोग थे। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और जो ग्राम प्रधान थे वो शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। और जो शुरू के तमिल संगम साहित्य हैं उसमें भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के बारे में बताया गया है। जैसे कि वेलालर, ये तमिल भाषा का वर्ड है ना, ये यूज़ हुआ बड़े जमींदारों के लिए। हलवाहा यानी हल चलाने वाले, इसके लिए यूज़ हुआ उलवर, और दास के लिए यूज़ हुआ अणिमई। तो ये आपने इस तरह से पढ़ा कि ग्रामीण समाज में किस तरह विभिन्नताएं थी। ये जो गृहपति लिखा हुआ है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गृहपति घर का मुखिया होता था। घर में रहने वाली महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौकर हैं, दास हैं, सबके ऊपर इसका नियंत्रण होता था। घर से जुड़ी हुई कोई भूमि है, जानवर है या और वस्तुएं हैं, उनका ये मालिक होता था। और कभी कभी गृहपति शब्द किसके लिए यूज़ होता था? संभ्रांत व्यक्तियों के लिए। संभ्रांत का मतलब जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उच्च मतलब हाई होता है, यानी अमीर लोगों के लिए होता है। और व्यापारियों के लिए भी गृहपति शब्द का यूज़ होता था। तो अब आपने देखा गृहपति का यूज़ संभ्रांत व्यक्तियों के लिए भी होता था, व्यापारियों के लिए भी होता था, और यहाँ मैंने आपको पढ़वाया था छोटे किसानों के लिए भी होता था और जमींदारों के लिए भी होता था। अब अगला टॉपिक है भूमि दान के बारे में आप पढ़ोगे। भूमि दान का जो मेन उल्लेख है वो कहाँ से मिला है? अभिलेखों से। यानी कि अभिलेखों से हमें भूमि दान के बारे में जानकारी मिली है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन ज़्यादातर ताम्र पत्रों पर खुदे हुए होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। यानी जिसको भूमि दान जिसने लिया है उसको साथ में वो एक सर्टिफिकेट टाइप का समझ लो दे देते थे भूमि दान का। और भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं उससे ये पता चला है कि ज़्यादातर भूमि दान जो है वो या तो धार्मिक संस्थाओं को मिला या ब्राह्मणों को मिला। अधिकांश अभिलेख इसके संस्कृत में मिले थे और कुछ कुछ तमिल और तेलुगु में भी मिले हैं। अब अगला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है प्रभावती गुप्त का। कई बार प्रभावती गुप्त पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रभावती गुप्त जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह जो है वाकाटक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार, धर्मशास्त्र मैंने आपको बताया था ये ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे थे जिसमें उन्होंने राजा के लिए और आम जनता के लिए नियम बनाए थे। तो उनके जो धर्मशास्त्र थे उनके अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। मतलब वो ये ब्राह्मण कहते थे कि महिलाओं के पास ज़मीन हो ही नहीं सकती, वो उसकी मालकिन नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक अभिलेख ऐसा मिला है जिससे ये पता चला कि जो प्रभावती थी वो भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। जबकि ब्राह्मणों ने तो ये कहा था कि ज़मीन किसी महिला के पास हो ही नहीं सकती। जब ज़मीन ही उसके पास नहीं होगी तो दान करने का तो मतलब ही नहीं उठता। लेकिन प्रभावती एक ऐसी महिला मिली, अभिलेखों से इसकी जानकारी मिली है कि प्रभावती स्वामी तो थी, साथ में उसने भूमि का दान भी किया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। और यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो।
यानी कि प्रभावती गुप्त का जो एग्जाम्पल मिला है उससे यह भी पता चलता है कि सब जगह धर्मशास्त्र के बातें नहीं मानी जा रही थी। उदाहरण यही है प्रभावती गुप्त का, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं कि महिला के पास ज़मीन नहीं होगी और प्रभावती के पास ज़मीन थी और उसने ज़मीन का दान भी किया था। तो यानी धर्मशास्त्र की बात सब जगह नहीं मानी जाती थी। आगे भूमि दान जो है इसका हमें अभिलेखों में जिक्र मिला। अभिलेख कई हिस्सों से मिले। फिर ये भी पता चला कि कहीं पे छोटे छोटे टुकड़े दान हुए हैं तो कहीं कहीं पे बड़े बड़े क्षेत्र भी दान में दिए गए हैं। उसके बाद अब एक मेन बात जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि राजा लोग जो भूमि दान करते थे इस पे इतिहासकारों के विचार अलग अलग हैं। कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं और कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं कि राजा भूमि दान करता ही क्यों था। तो कई बार पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि शासकों द्वारा भूमि दान क्यों किया जाता था। तो उसमें हम ये सारे विचार जो भी हमने पढ़ने हैं वो बताएंगे। और कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या महिलाओं को भूमि दान का अधिकार था, तो आप इसमें लिखोगे कि धर्मशास्त्रों के अनुसार तो नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्त एक ऐसी महिला का पता चला है जो जमीन की मालकिन थी और उन्होंने दान भी किया था। अब आपने पढ़ना है कि शासकों द्वारा भूमि दान क्यों किया जाता था। तो उसमें एक तो आप ये अंडरलाइन करो कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी राजा ने कोई बेकार पड़ा हुआ हिस्सा है, कोई जंगल है, ऐसी कोई जगह दान में कर दी और जिसने दान में ली उसने उस जगह को साफ किया, वहाँ पे खेती करनी शुरू करी, तो इस तरह से कृषि के नए क्षेत्र बने। तो ये भी कारण हो सकता है कि राजा ज़मीन दे देता था, फिर उस ज़मीन पे खेती वेती होती थी, तो ऐसे कृषि के नए क्षेत्र बना करते थे। और कुछ ये कहते हैं इतिहासकार कि भूमि दान राजा इसलिए करता था ताकि वो अपना राजनीतिक प्रभुत्व दिखा सके। यानी कि अगर वो मान लो सामंतों पर उसका प्रभाव दुर्बल पड़ रहा है तो वो भूमि दान करे, लोगों में पॉपुलर हो, तो अपने समर्थक जुटा सके। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं। और ये भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, यानी अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते थे, अपनी शक्ति का आडंबर भी वो करना चाहते थे। तो इस तरह से बेटा अब आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा प्रभावती गुप्त कौन थी का। एक क्वेश्चन हो गया कि शासकों द्वारा भूमि दान क्यों किया जाता था। एक क्वेश्चन हो गया कि क्या महिलाओं को भूमि दान करने का अधिकार था, ये हो गया। और एक क्वेश्चन आपने इसमें ये पढ़ा ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं का, कि किस किस तरह की विभिन्नताएं हुआ करती थी, उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे। और इसके अलावा गणतिंदु जातक कहानी में राजा प्रजा के संबंधों के बारे में हमें क्या पता चलता है। और गुप्त शासकों के इतिहास की जानकारी हमें किन से मिलती है, वो अपने आपने पढ़ा था साहित्य से, सिक्कों से और अभिलेखों से मिलती है, और कवियों ने जो प्रशस्तियाँ लिखी थी उससे। हरिशेन के बारे में आपने पढ़ा, दैविक राजा का पढ़ा आपने कि जो राजा अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ लेते थे, उन्होंने अपनी ऐसी मूर्तियाँ भी मंदिरों में बना स्थापित करवाई, या उन्होंने सिक्कों में एक तरफ अपना फेस बनवाया, दूसरी तरफ देवता का। तो इस तरह से आपने ये सब करा। उसके बाद संगम ग्रंथ क्या होते हैं, कौन सी भाषा में लिखे गए, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए।